तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो हम लोग डाले वालों, उसमें जो है कि इसका पिछला पार्ट डाल चुके हैं लोग। यहाँ से बाकी था हम लोग का सेशन और ये कंटिन्यू यहीं से करते हैं लोग, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। अब पठार मतलब क्या होता है कि वैसा भूभाग जो ज़मीन से तो ऊँचा हो लेकिन ऊपर जाने के बाद ऐसे बराबर हो गया हो, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर जाकर बराबर हो गया है तो उसको बोलेंगे पठार बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहा है कि मेज की आकृति की होती है। तो मेज की आकृति के प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो कि पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अग्नेय और रूपांतरित चट्टान से ये हिमालय भी बना हुआ था, है कि नहीं। और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। कई बार मैं बताया हूँ कि गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है कि है ना, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग के जटिल सेलों से निर्मित है। तो यानी आर्कियन युग से और कार्बोनेरीफेरस युग से मिलकर बना हुआ है, मतलब उस युग का, उस समय का ये चट्टान है, ठीक है। मध्य धरवाड़ के जो स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अंतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प में से संबंधित है। तो अंतः प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण जो है कब हुआ, तो पैलियोजोइक के कल्प में हुआ। ये गोंडवाना समूह के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। अफवाह टूटने मतलब, अफवाह मतलब होता है टूट के जमा जो होता है उसके कारण, ठीक होता है। यही कारण है कि यहाँ प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, एक हिस्सा है, ठीक है। आगे आएंगे तो दक्षिण भारत का पठार प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। मतलब कि त्रिभुजाकार करने का मतलब क्या कर रहा है, ये दक्षिण भारत का पठार जो है ऐसे देखिएगा तो ये लगभग त्रिभुजाकार है। अनियमित त्रिभुजाकार मतलब होता है कि एकदम एग्जैक्ट त्रिभुजाकार नहीं है, हल्का सा मतलब त्रिभुजाकार ऐसे 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 देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। दक्षिण का जो पठारी भाग है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर, और इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा औसत ऊंचाई को। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे समझेंगे तो लिखा हुआ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी कर रहा है मतलब इस साइड में कर रहा है, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें कई पहाड़ियाँ है जिसकी औसत ऊंचाई 500 से लेकर 700 मीटर, 750 मीटर है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि औसत ऊंचाई कितनी है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों की, तो 750 मीटर है, ठीक है। इन पठार की सबसे उत्तरी सीमा यानी ऊपर चल जाइए तो अरावली श्रेणी, उसके बाद से विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, ठीक है। उत्तर सीमा में कौन कौन सी पहाड़ी है, अरावली है, विंध्याचल है और सतपुड़ा है, ठीक है। अब आज ये नीचे आते हैं, इसके दक्षिण के विस्तार में जाएंगे तो 1600 किलोमीटर नीचे तक है, और ये उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे तो लगभग कितना है, तो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो 1600 किलोमीटर है। कौन सा भैया, पठारी भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो 1400 किलोमीटर। और ये डाटा रह गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। उत्तर से पश्चिम 1600 और पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर तक ये पठारी भाग फैला हुआ। अब इसकी अरावली वाले के बारे में देखते हैं, अरावली वाला। अब उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में देखेंगे करके। अरावली श्रेणी हम देखेंगे तो अरावली पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, मतलब कि इस साइड में उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित है, ठीक है। यह अधिक अपरदित एवं खंडित है, मतलब टूट गया है, खंड खंड हो गया, अपरदित हो गया, बर्बाद हो चुका है पहाड़। अरावली पहाड़ियों की दक्षिण पश्चिम से में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली तक इसका 800 किलोमीटर है। ऐसे आप लोग कई बार सुने होंगे कि अरावली पर्वत ही जो है, अरावली पर्वत के ही भाग जो है दिल्ली में आया हुआ हल्का सा, जिसको रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं लोग। दिल्ली के निकट ये इसको दिल्ली की पहाड़ी और इसी को रायसीना की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये राजस्थान से आएगा तो ये 800 किलोमीटर तक हो जाएगा, दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते ये अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली की ऊँचाई जो है बहुत ही कम है, 920 मीटर तक है ना, हल्का सा है ना, 920 मीटर तक है। किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसी को माउंट आबू भी बोला जाता है कभी कभी। तो गुरु शिखर जो है सबसे माउंट आबू या गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1772 है। तो जो इसकी चोटी जो है ये किस साइड में, दक्षिण पश्चिम मतलब क्या होगा, एक तो ये नीचे दक्षिण होगा और इस साइड में पश्चिम होंगे, तो ये वाला एरिया में यानी अरावली पर ऐसे जो गया हुआ, तो इसके यहाँ साइड में दक्षिण पश्चिम साइड में कह रहा है कि जो इस साइड का, ये वाला बात कर रहा हूँ, इस साइड में यहाँ पर इसकी गुरु शिखर चोटी है और इस चोटी के पास ये 1772 मीटर ऊंचा, बाकी औसतम तो ये 900 मीटर से भी कम छोटा, ठीक है। यहाँ आइएगा तो इसका लिखा हुआ कि 600 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। बहुत, ये विश्व की प्राचीन पर्वतों श्रेणी में से एक है, मतलब दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पीआरटी में पूछता है, या ऐसे किसी भी बिहार पुलिस हो गया, दुर्गा का एग्जाम दीजिएगा तो अमूमन बहुत सारे एग्जामों में खूब पूछता है, भर बड़े क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अरावली पश्चिम की ओर, अरावली से पश्चिम साइड देखेंगे, यानी देखो डायरेक्शन आपको याद रहना चाहिए, इस साइड का रहा है, पश्चिम साइड में कर रहा है। इधर कौन सी नदी की ओर, माही, लूनी
नदियाँ बहती है। तो माई और लूनी नदी जो है इसके पश्चिम की ओर बहती है। लूनी को कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है ना एकमात्र नदी है जो पहाड़ से निकलती है और निकाल के समुद्र में जल के आधे रास्ते में आगे उड़ा जाता है। आधे रास्ते में क्या हो गया, खत्म हो गया, उसको बोलेंगे भैया लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। और ऐसे भी राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। उसका देखेंगे ऐसे नदी को जमीन में ही लुप्त हो जाते हैं उसे अल्पकालिक नदी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ था कि अल्पकालिक नदियाँ किसी निम्न में से कौन सी है, तो लूनी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अल्पकालिक नदी कौन सी है, लूनी नदी। ठीक है, आगे आती है विध्यांचल। अब ये अरावली श्रेणी खत्म, अब आइए विध्यांचल श्रेणी को देखते हैं। विध्यांचल श्रेणी देखेंगे तो नर्मदा सोन भ्रंश घाटी जो है, नर्मदा सोन भ्रंश घाटी उत्तर से ना और उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम की ओर पूर्व की ओर फैली हुई है। मतलब ये नर्मदा सोन इसी के भ्रंश घाटी में फैला हुआ है। यह अत्यधिक पुरानी और घर्षित मुर्दार पर्वतों में से एक है। यह मालवा का पठार जो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, तो मालवा का पठार कहाँ फैला हुआ है भैया, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद से यह उत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है कौन, विंध्याचल पहाड़ी, क्योंकि बीचों बीच में है। विंध्याचल जो श्रेणी है ना एक्चुअली में क्या है, बीचों बीच में यहाँ है विंध्याचल श्रेणी। तो ये क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 450 से लेकर 600 है। ठीक है, लेकिन इसके झारखंड में जो पारसनाथ की कैमूर की पहाड़ियाँ है, और ये क्या बिहार में कैमूर की पहाड़ी तक भी फैला हुआ है विंध्याचल, और इसके झारखंड में जो है 1200 मीटर की ऊंचाई है लगभग, है ना। अब ये सतपुड़ा श्रेणी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत या भ्रंशुत पर्वत का उदाहरण है, तो सतपुड़ा। भ्रंशुत पर्वत पड़े या ब्लॉक पर्वत पड़े तो कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसके दोनों तरफ से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, यानी ऊपर से नर्मदा और नीचे से ताप्ती। कैसे, देखिए यहाँ है, ये पर्वत है जो कि है विंध्याचल, और उसके नीचे है ये वाला पर्वत है, ये वाला पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा, और उसके नीचे पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अजंता, और इस साइड में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है मैकाले। याद रखिए कौन सा पर्वत है, मैकाले। यहाँ से निकलती, इस मैकाले से निकलती एक पहाड़ी नदी, उस नदी का नाम है नर्मदा, और इसी से निकलती ऊपर जाती है सोन नदी, और इसी से यहाँ से निकलती है उसका नाम है महानदी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र से निकलती है उस नदी का नाम है ताप्ती, और दोनों जाकर गिरता है किधर, खंबाती खाड़ी में, यानी ये भारत का जो ये क्षेत्र है इसे आके गिरता है। ठीक है, खंबाती खाड़ी जो गुजरात के नीचे है। ठीक, अरब सागर मतलब। अब ये सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है जो उसका नाम है धूपगढ़, याद रखिएगा। क्या नाम भैया, तो धूपगढ़। ठीक है, इसको सतपुड़ा का 3 भागों में बांटा गया है। पहला राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की जो पहाड़ी राजपीपला की पहाड़ी, सॉरी, और पश्चिम में है राजपीपला की पहाड़ी, यानी इस साइड में राजपीपला की पहाड़ी, और इस साइड में पूरा मध्य में है महादेव की पहाड़ी, मध्य में है महादेव, ये हो गया महादेव, और इधर हो गया राजमहल की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, और पूरब साइड में मैकाले पहाड़ी, जो बोला वही मैकाले, पूरब साइड में ये सतपुड़ा के मैकाले पहाड़ी है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है ना, तो इस धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है क्या भैया, धूपगढ़ जो है सर्वोच्च, जो कि पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो पंचमढ़ी पहाड़ी, मतलब लोकल पहाड़ी का नाम है पंचमढ़ी। ठीक है, आगे जी, यानी का ब्लॉक या हास्ट, ब्लॉक पर्वत या हास्ट पर्वत, वही किसी बोलते भैया, है ना। ब्लॉक पर्वत वो पर्वत का निर्माण जिसे भ्रंशों के बीच में स्थल ऊपर उठने अथवा भ्रंशों से बाहर भूमि के निजमन नीचे धंसने के द्वारा होता है। मतलब क्या है, मान के चलिए कि ये ज़मीन है पूरा। ठीक है, अभी ज़मीन का हुआ कि मान के चलिए ये बीच वाला जो ज़मीन है, ऐसे ये बीच वाला ज़मीन में क्या हुआ, अचानक से ऐसे धंस गया, क्या हुआ, नीचे की ज़मीन ऐसे धंस गया। धंसने के बाद क्या होगा, ये घसीट के ऐसे तिरछा बन जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा कि ये एरिया ऐसे जब धंसेगा तो भसक के नीचे चला आएगा, है ना। ये भी ऐसे भसक के नीचे चला जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, भसक के नीचे चला जाएगा। अब ये भसक के नीचे आ रहा है, ये भसक के नीचे चला गया। अभी इस साइड में भी उसी तरह ऐसे ज़मीन भसक गया, और ये हो गया ऐसे। अब इससे क्या हुआ ना कि ये हो गया पहाड़ के निर्माण, क्या हो गया भैया, पहाड़ के निर्माण। ये क्या हो गया, पहाड़ की पर्वत के निर्माण। अब बीच में एक धंस हुआ, तो इस जो धंसल जमीन है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, और इस पहाड़ों को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। समझ रहे ना, क्या बोलते भैया, 2 समानांतर और भ्रंशों के बीच के ऊपर उठ जाने अथवा 2 समानांतर भ्रंशों के बीच में नीचे धंस जाने से, या मान के चलो अचानक ये जमीन ऐसे उठ गया, जैसे मान के चलिए कि ये ज़मीन है पूरा, है ना, ये ज़मीन है, और ये ज़मीन ऐसे पहले सीधा था, लेकिन इस बार क्या, ये ज़मीन जो है नीचे की हलचल होने के कारण ये ज़मीन ऐसे उठ गया, तो क्या हो गया, पहाड़ बन गया, उठ गया नीचे से। ठीक है,
ना। तो उसे क्या बोलते हैं, नीचे धंसने ऊपर उठने से ब्लॉक पर्वत का या हार्स्ट पर्वत का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का उदाहरण है। इसका आकार मेज के समान भी बन जाता है, ठीक है, इसको ऊपरी और सपाट होती है, ठीक है, और पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंश के कारण होती है, अतः इसे भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। वही ना बोले, जर्मनी की भाषा में इसे हास्ट बोला जाता है। अब ये हास्ट पर्वत अभी बार बार बोल रहे थे लोग, तो ये जर्मन भाषा का था, ठीक है, किस भाषा का था, जर्मन भाषा का था, ठीक है। आ गया जी, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में कौन सी नदियाँ बहती है भैया, तो नर्मदा नदी बहती है, अभी जस्ट बताया हूँ। और ये पूर्व से पश्चिम को जाने वाली, अरब सागर में गिरने वाली ये नदी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ताप्ती भी है जो इस नदी से, और इसी मतलब इसी तरह घाटियों से होकर गुजरती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। अब ये मैकाल पर्वत जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो मैकाल पर्वत भैया कहाँ है भैया, तो छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी जो है मैकाली की अमरकंटक है, ठीक है। इसी अमरकंटक से तो सोन नदी निकलता है, ठीक, आगे दिया भी होगा, देखो सोन नदी है, नर्मदा और सोन नदी इसी से निकलती है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत ये भी है, इस ब्लॉक पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। मैकाल पर्वत भी अमरकंटक की से निकलने वाली नदी है, जो अमरकंटक से पश्चिम की ओर बने वाली नदी है नर्मदा, पश्चिम मतलब इस साइड आएगी नर्मदा, ठीक है। उसके बाद उत्तर यानी बिहार की तरफ जाती है कौन, उत्तर साइड यानी बिहार में जाती है सोन नदी, याद रखिएगा, कौन नदी, तो सोन नदी जाता है, ठीक है। ये सोन नदी जाती है तो बिहार की तरफ, ठीक है। और इस साइड बोले हैं कि पूरब साइड में, पूरब मतलब दक्षिण की ओर, पूरब नहीं एक्चुअली में ये पहाड़ जो है ना इसके ऐसे दक्षिण की साइड में आता है, दक्षिणी साइड में आता है, वो कौन सी नदी है, महानदी, ठीक है, महानदी। नर्मदा नदी जो होता है पठारी भागों को दो भागों में बांटती है, याद रखना, नर्मदा नदी पठारी भाग को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ संकीर्ण कछारी मैदानों का निर्माण करती है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश मतलब बता ही चुका किस घाटी से निकल बजाती है, ठीक है, नदियों को पहाड़ों के बीच में से, ठीक है। इस पठार का पूर्वी और पश्चिमी घाट अत्यधिक कटी छट्टी है, जैसे चोल, संबल नदी, दामोदर नदी यही से निकलती है। प्रायद्वीपीय ढाल उत्तर पूर्वी पूरब की ओर, दक्षिण भाग में इसका ढाल जो है पूरब की से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर महानदी गोदावरी कवरी है। मतलब इसका ढाल जितनी भी पठारी भाग है ना, इसका ढाल जो है इस साइड में है, ठीक है। एक्चुअली में पठारी भाग जो है ना, इसकी ढाल इस साइड में है, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कौन कौन नदियाँ निकलती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब एक एक करके सारी नदियों के बारे में भी आगे आगे जानने को, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ बनी हुई पहाड़ियों को काट कर। अब मध्य उच्च भूमि और क्या बोले भैया, और दक्कन उच्च भूमि, इसके बारे में जानते लोग कौन सा। मध्य उच्च भूमि को बोलते हैं नर्मदा के उत्तर भाग में, यानी नर्मदा मध्य नदी के उत्तर में चलेगा, ये नर्मदा था इसके भी ऊपर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नर्मदा के उत्तर भाग प्रायद्वीपीय पठार है जो, उसे मालवा का पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मालवा का पठार निम्न में से किन क्षेत्रों में है, किस राज्य में फैला हुआ है, तो यानी मध्य प्रदेश में, और किस नदी से उत्तर में है, तो याद रखना ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। अधिकतर बार फैला हुआ है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी मालवा पठार जो है नर्मदा नदी के क्या है, उत्तर में है, ऊपर में है, ठीक है। अगला आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा पठार का भाग कहलाता है, यानी मध्य उच्च भूमि का जो अधिकांश भाग है वो किसका भाग कहलाता है भैया, मालवा का पठार कहलाता है। इसकी पठारी भाग को पूर्व महादेव श्रृंखला भी कहता है, इसकी पठारी जो भाग उसको महादेव श्रृंखला भी कहते हैं। और उत्तर पश्चिम अरावली और इसी का हिस्सा, और मध्य में विंध्याचल पहाड़ से घिरा हुआ है, ठीक है। आ गया जी। और इसके पश्चिम साइड में राजमहल की मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजमहल बोल रहा हूँ, राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। उसका बाद देखेंगे यहाँ बहने वाली नदियाँ जो चंबल, सिंधु, ये चंबल, सिंधु और क्या बोलते हैं केन, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, आगे बताऊँगा, आएगा आगे, इसी में आएगा। इसके पूर्वी विस्तार को अलग स्थानीय नाम भी है, इसके पूर्वी विस्तार को बोला जाता है बुंदेलखंड और इसको बघेलखंड बोला जाता है। इसके पूर्वी विस्तार को क्या बोलते हैं भैया, मतलब कि जो पूरब साइड में आ रहा है ये ना, जो मालवा का पठार, और इस पठार का जो है इसका पूरब साइड में आ रहा है, तो इसको स्थानीय नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड भी जाना जाता है, मतलब वहाँ के लोकल ये लोग उसका स्पेशल नाम रख दिया है। मध्य उच्च भूमि में सुदूर पूर्व की ओर इसके दामोदर और स्वर्णरेखा जो है ना झारखंड में जाती है, दामोदर जो है बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। और इस अपवाहित होती है, छोटा नागपुर को पठार कहा जाता है, मतलब इन क्षेत्र को जो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी जहाँ गुजर रही है वहाँ पर कुछ पठार है, उस पठार को बोला जाता है छोटा नागपुर पठार, जो कि मोस्टली भाग जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ एरिया में है, ठीक है। विंध्याचल के दक्षिण में इसी समानांतर सतपुड़ा पर्वत और उसके पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर पठार है, यानी विंध्याचल के दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ा मिलेगा, है ना, क्योंकि विंध्याचल ऊपर हो गया, उसके नीचे में सतपुड़ा मिलेगा। और इसके पूर्व में झाँकेंगे तो अमरकंटक पहाड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, अमरकंटक, क्योंकि पूर्व इस साइड हो गया, वही मैकाली की ऊँची छोटी छोटा नागपुर पठार भी मिलेगा, ठीक है। अब ये छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी घाटी, है ना, प्रसिद्ध कोयला पट्टी के लिए फेमस है, क्योंकि वो चल जाता है किधर, झारखंड और पश्चिम बंगाल साइड में। कोयले का अतिरिक्त अन्य खनिज भी पदार्थ मिलता है। छोटा नागपुर पठार वाले पाए जाने वाले पाट प्रदेश अभ्रक और ऑक्साइड के निप से, ये जरूरी है, यहाँ देखिए
कह रहा है छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो है क्षेत्र में पाए जाने वाला पाट प्रदेश अबरक और बॉक्साइट के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछेगा कि है ना कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा नागपुर का कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र अबरक और बॉक्साइट के लिए बॉक्साइट के निक्षेप वहाँ मिलते हैं, तो पाट क्षेत्र में, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग का एक भाग जिसका विस्तार उड़ीसा, केरापुट और कलाहाटी जिला यानी उड़ीसा में, सिंपल से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में पूछेगा। दंडकारण्य क्षेत्र जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दक्कन का पठाराबाजी है तीसरा, ये 3600 मिलियन वर्ष पूर्व क्या है, कार्बोनेरिफेरस युग के पहले का गोंडवाना समूह का ये हिस्सा है। कौन सा भैया? दक्कन का पठार ना। कार्बोनेरिफेरस युग के में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी कोयले का निर्माण हुआ था कार्बोनेरियोला में, ठीक है। और क्रेटिसियर युग के दौरान इस अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो किससे निर्माण हुआ भैया? ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। दक्कन के पठार को बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ। अभी दक्कन के पठार से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टान का। और बेसाल्ट चट्टान होता है करिया रंग के, जिसके कारण मिट्टी बनेगी काली मृदा, और काली मृदा का एक और नाम है रेगुर मिट्टी, और काली मृदा में खेती होती है कपास का। दक्कन के पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। 2114 मीटर की इसकी ना कुल एरिया है, ठीक है। इसकी गहराई जो है 2100 यानी 2 किलोमीटर अधिक ये गहरा है मालवा का पठार। और लास्ट लाइन लिखा है कि इसे पूरब से उत्तर क्यों जाएंगे, पूरब से उत्तर क्यों जाएंगे यानी पूरब साइड से उत्तर नीचे जाएंगे तो अपेक्षा प्रभेद का हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। आगे आगे सब जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री याद रखना, जो पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सह्याद्री, और पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। महाबलेश्वर जो है सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, क्या है भैया? महाबलेश्वर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है। और कृष्णा घाट से यहाँ जहाँ से कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? याद रखना महाबलेश्वर से। पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं भैया? विदर्भ बोलते हैं। तो जो पठार है पश्चिमी घाट की, उसको पश्चिमी हिस्से को बोला जाता है सह्याद्री या महाबलेश्वर, ठीक है, ठीक है। सह्याद्री या महाबलेश्वर बोला जाता है। लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया? पूर्वी भाग को विदर्भ बोला जाता है, ये देखना, ठीक है। धारवाड़ की पठार जो है कर्नाटक राज्य में है, रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसका पश्चिमी भाग बाबा बुदन की पहाड़ी कहलाती है, याद रखना। यही बाबा बुदन की पहाड़ी पर जो है क्या बोलते हैं, कॉफ़ी यानी कहवा की खेती होता है, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी पहली बात जो है ना वो नीचे साइड में है, ठीक है, दक्षिण साइड में। तो याद रखना जो धारवाड़ चट्टान है इसके पश्चिम साइड में देखेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ी मिलेगा। पश्चिम साइड में मतलब हो गया कि इस साइड में, ठीक है, बाबा बुदन के छोटे नागपुर धारवाड़ पठार का, ठीक है। उसके बाद से ब्रह्मगिरी की भी पहाड़ियाँ मिलती है। अब इसके दो दक्षिण के पठार है, इसको दो भागों में बटाएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के। अब ये पूर्वी घाट देखेंगे तो उसको तो ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। और यहाँ से जो महानदी घाटी भी निकलती है जो नीलगिरी तक पहुँची हुई है, 1800 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। यहाँ लिखा इस घाट में बिल्कुल ही भिन्न, यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ कटा छटा पहाड़ियाँ, मतलब कटा छटा मतलब क्या है कि जो पश्चिमी घाट है ना, एक्चुअली में क्या है कि जो हम लोग का पश्चिमी घाट है, यहाँ देखने ध्यान से, ये पूरा मुकम्मल बना हुआ है। इधर में जो है आधा अधूरा है, ठीक है, आधा अधूरा। अब यह करा उड़ीसा में महेंद्रगिरी, उड़ीसा के क्षेत्र में इस पहाड़ अलग अलग नाम है। पूर्वी घाटी की बहुत सारी पहाड़ियाँ जैसे महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश नल्लामलाई, पलाकोंडा, और तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचमलाई, सेवराय, पालनी, बेलंगेरी पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ लिखा समुद्र तल से 400 से लेकर 500 मीटर तक ये ऊंचा है। पठार के पास से सेवरा पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, ठीक है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यहाँ लिखा तमिलनाडु में प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इन्हीं पहाड़ियों में है। तो पूछेगा यारकांड की पहाड़ियाँ निम्न में से पहले कहाँ है? तो याद रखिए यारकांड की पहाड़ियाँ पहले तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ठीक है, यारकांड जो है, ठीक है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी घाट के सबसे पूर्वी भाग को बोलते हैं पुआर्दी श्रेणी, यानी पूर्वी घाट का भी पूर्वी भाग पुआर्दी श्रेणी, ठीक है। पूर्वी घाट जो होता है प्राचीनतम मुर्दार और वलित पर्वत का अवशिष्ट भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है विशाखापट्टनम चोटी। सर्वोच्च चोटी क्या है ना, विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी। क्वेश्चन अक्सर जो है ना महेंद्रगिरी आता है,
देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम की चोटी, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन हमेशा आता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी और ये विशाखापट्टनम की चोटी रहता है, ये नहीं ऑप्शन में रहता है महेंद्रगिरी। उसके बाद आगे आएंगे तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट की है और पूर्वाद्री जो है पूर्वी घाट है, ठीक है। इसके बीच के पठारी भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसके बीच के पठार को तेलंगाना का पठार, प्रायद्वीपीय पठार आदि कहा जाता है, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जाना जाता है, उसको बताइए दिए ऊपर में। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी भाग में होता है, जिसे मेघालय का पठार, कारगिल एग्लांग के पठार और उत्तर कचार पहाड़ी। याद रखना प्रायद्वीपीय पठार के जो और भी हिस्सा है कि साइड में, उत्तर पूर्व साइड में। उत्तर पूर्व का मतलब होता है ये नॉर्थ और पूर्वी साइड में, ठीक है। तो इस साइड में इसको बोलते हैं मेघालय का पठार, है ना। उसके बाद बोलते हैं उसको, है ना, कारगिल एग्लांग के पठार अगलांग की, और उत्तर कचार पठार जो कि पूर्वोत्तर भारत में के राज्य में, ठीक है। अब उसी साइड में गारो खासी जयंतिया का विस्तार है, मेघालय में है, पहाड़ भी है और जनजाति भी है, याद रखना। उसको देखेंगे मेघालय का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का ही के विस्तार है, जो कि भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप से अलग हो गया, ठीक है। तो मेघालय का जो पठार है एक्चुअली में क्या है कि ऐसे मैप को देखेंगे ध्यान से, है ना। तो यहाँ जो है मेघालय है ना, और ये मेघालय के मैदानी भाग जो है, मेघालय जो है क्या भैया, मेघालय यहीं पे, ठीक है। ये मान के जो हम लोग को प्यार से भारत हो गया, यहाँ है हम लोग का मेघालय, ठीक है। क्या भैया, मेघालय है, ठीक है। तो मेघालय जो इस क्षेत्र में है, मेघालय की पहाड़ियाँ जो है, और ये जो विंध्याचल की पहाड़ी है, इसके बीच में गैप हो जाता है, उसको बोलते हैं मालदा दरार, या इसी को बोला जाता है फरक्का गैप, ठीक है। सॉरी फरक्का बोल रहा हूँ, मालदा दरार बोला जाता है, ठीक है। आ गया जी। अब ये पश्चिमी घाट के बारे में समझते हैं। पश्चिमी घाट के 600 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 1 किलोमीटर से 1300 मीटर की इसको औसतम ऊंचाई देखेंगे, लेकिन पूर्वी घाट से 600 मीटर के औसत ऊंचाई की तुलना में है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा है। याद रखिएगा थालघाट, भोरघाट, ये सब क्या है, दर्रा है, ठीक है। ऐसे जब देखेंगे तो मुंबई साइड में थालघाट है, भोरघाट है, ठीक है। उसके बाद पालघाट नीचे में है और सेनकोट नीचे में है, ठीक है। यहाँ लिखा है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा एवं भ्रंश कागार कहलाता है, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट जो होता है ये क्या है, पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है, जिसे भ्रंश कागार है। और ये क्या है, भ्रंश कागार है, धंसने के बाद वहाँ स्तर ऊंचा हो गया, ठीक है। पश्चिमी घाट के पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में यहाँ वर्षा पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो होती है आर्द्र हवा टकरा के ऊपर उठते रहती है। इस एरिया में पश्चिमी घाट में बारिश ज़्यादा होगा, इसी कारण से। आगे समझते हैं। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पर्वत जो नीलगिरी है, यानी दक्षिण मतलब और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ बजती है। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे पहले की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी है, लेकिन किस पहाड़ी की है, तो अन्नामलई पहाड़ी की। अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी एक्चुअली में क्या है कि जो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यहाँ आता है ये पश्चिमी घाट, इधर से आता है पूर्वी घाट, दोनों जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। उसके नीचे नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे है, उस नीलगिरी की पहाड़ी के जो नीचे है कौन सी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है, यहाँ पर है अनाईमुड़ी की पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ी, और इसकी ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ठीक है। और उसके नीचे है कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 16 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री विभाजित करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री किस डिग्री कौन से अक्षांश रेखा से अलग होता है, तो 16 डिग्री अक्षांश से, जो कि गोवा से गुजरती है। तो इससे दो चीज़ें पता चला, एक पता चला कि गोवा जो है कितनी डिग्री अक्षांश से होकर गुजरा हुआ है, गोवा में 16 डिग्री अक्षांश, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाएगा गोवा में से निम्न में से कौन सा अक्षांश से रेखाएं गुजरी है, तो 16 डिग्री वाला अक्षांश, ठीक है। और जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है, ठीक है। आ गया जी। यहाँ लिखा है उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी भाग को लावा निक्षेप कहते हैं, ठीक है। उसको दक्षिणी सह्याद्री के भाग को आर्कियन शैल बोलते हैं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, कलसुबाई है, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई है, दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख है। तो याद रखना उत्तरी सह्याद्री जो कि 16 डिग्री द्वारा अलग हो रहा था, गोवा के बीचों बीच गुजर रहा था जो, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जो है कलसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख। याद रखना कलसुबाई ऊपर का, कुद्रेमुख जो है नीचे का, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च, दक्षिणी सह्याद्री का दूसरी है पुष्पगिरी, पहला था कुद्रेमुख और दक्षिणी का, सबसे उत्तरी का क्या है ना, कलसुबाई है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि पुष्पगिरी समीप पे से ही कावेरी नदी निकलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किन क्षेत्रों से कावेरी नदी निकलती है, तो पुष्पगिरी के पास से निकलती है, ठीक है। यहाँ जी
यहाँ जो है दोदा बेटा दोनों दोनों अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी उसको बोलते हैं दोदा बेटा, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और राज्य और शामिल है, ठीक है। इलायची की पहाड़ी जो कार्डेमम पहाड़ी जो बोले सबसे नीचे में। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, अन्नामलाई के दक्षिणी हिस्से में, सब बड़ा का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। ये दक्षिणी की पहाड़ है, इसको दक्षिण में अगस्त मलाई पहाड़ियाँ कहते हैं। तो दक्षिण में अगस्त मलाई कहेंगे या ऐसी कार्डेमम में इलायची पहाड़ी कहेंगे, ठीक है। अब आज ये दर्रा बच गया, दर्रा को देख लेते हैं। दर्रा को देखेंगे तो भारत में प्रमुख बहुत सारे दर्रे हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और दर्रा है, ठीक है। उसको देखेंगे, इस दर्रे से होकर झारखंड और है ना तारिम बेसिन के मार्ग निकलता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो काराकोरम था, क्योंकि सबसे ऊंचा पर स्थित ये जगह ये है, ठीक है। श्रीनगर को कारगिल से ले को जोड़ता है, कारगिल ले और कौन सा भैया, तो जोजिला दर्रा। याद रखना जोजिला दर्रा होता है वो श्रीनगर और कारगिल को जोड़ता है ले से, ठीक है, जोजिला दर्रा, ठीक है। यहाँ पर जोजिला सुरंग बनाई जा रही है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखा बुर्जिल दर्रा जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। और ये पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते की तरफ में भी है, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा है, ठीक है। भाई ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जिसके 2835 मीटर है। शिव किला दर्रा, शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में तिब्बत को से जोड़ता है। अब ये नाथुला दर्रा, नाथुला जो है भारत और चीन के बीच में जाने के लिए सिक्किम की साइड से रास्ते का है नाथुला दर्रा, ठीक है, सिक्किम राज्य में है, ठीक है। प्राचीन यह दर्रा प्राचीन लिखा है कि यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। जो नाथुला दर्रा है उसे रेशम मार्ग मतलब होता था, चीन चाइना वाला अपना व्यापार वगैरह करते थे लोग। जयललिपरा दर्रा, जयललिपरा सिक्किम में स्थित है, जो दार्जिलिंग चुंगी घाटी से होकर निकलता है। सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, जो तिब्बत का चित्र है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि तिब्बत को जाने वाली मार्ग है। यांग्याप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आएंगे तो इस साइड में था रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है मनाली में है ना, और सड़क मार्ग जोड़ता है। तो याद रखना मनाली से ले जो है कौन जोड़ता है भैया, तो रोहतांग दर्रा। बड़ा दाचला जम्मू कश्मीर और मनाली को एक दूसरे से जोड़ता है। माना दर्रा जो है कुमायूं पहाड़ी के समुद्र तल से 5600 से 11 मीटर ऊंचाई है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन भैया, माना दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत साइड दर्रा होगा, किससे जाएंगे, माना दर्रा, ठीक है। नीति जो दर्रा है, नीति जो दर्रा होता है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसको बताएंगे तो दीफू दर्रा, दीफू और यांगआप जो होता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना दीफू और यांगआप ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। पांगसंग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसे मांडले के नाम से मांडले से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी म्यांमार से जोड़ता है। तो याद रखना मांडले यानी म्यांमार की तरफ इस दर्रे का नाम है मांडले, और इसी का नाम है पांगसंग दर्रा। तुजो दर्रा ये मणिपुर में है, यानी मणि तुम लाने जाओ, मणिपुर में दर्रा है ये, जो मणिपुर यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, लापूस जोड़ता है। उसका देखेंगे थाल घाट। थाल घाट बोले तो ऊपर में रहता है मुंबई साइड में, यहाँ मुंबई साइड में महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र को दिल्ली पश्चिम साइड और रेल मार्ग गुजरती है। अब ये भोल घाट भी महाराष्ट्र में ही होगा, जो नीचे की तरफ साउथ की तरफ आएगा। पाल घाट जो है वो पाल घाट जो हो जाएगा वो केरल साइड में होगा, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों में। तो पूछेगा पाल घाट जो कहाँ है, तो कि नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो चांगला दर्रा जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड को पिथौरगढ़ के जिला से जोड़ता है, वो भारत और चीन के बीच में है। लेपुलेख दर्रा। उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे। विशाल मैदान जो है ऊपर बता चुके, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र जो है उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। लाखों वर्षों के हिमालय में गिरिपथ में स्थित बहुत बड़ी श्रेणी द्रोणी को, और जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब सहायक नदियाँ जो है, किसकी सहायक नदी बात कर रहे हैं, इधर जी यहाँ दिया होगा। अभी इसकी फैलाव जो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 150 से लेकर 300 मीटर तक ये लगभग ऊंचा रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 240 मीटर से भी अधिक है। इसकी गहराई जो है 460 मीटर है। इस साइड में आएंगे, यहाँ देखेंगे सहायक नदियों का नाम दिया है यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन।
इसे नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। दो नदियों के निचले भागों में गाद एकत्र होने के कारण बहुत सी धाराएं बढ़ जाती है, जिसे वितरिकाएं बोलते हैं। वितरिका मतलब क्या हुआ, नीचे यहाँ पर क्या हुआ, ईटा पत्थर या मिट्टी जमा हो गई, नदी आ रही थी इधर घूम गई, है ना। अब नदी ऐसे जा रही, लेकिन यहाँ भी फिर पत्थर उत्तर जमा हो गए और नदी इधर घूम गई, ठीक है कि नहीं। तो विभिन्न नदियों को अपने मार्ग बदलने के कारण जमीन कुछ उबड़ खाबड़ रह जाती है, जिसे बोलते हैं लोग वितरिका, ठीक है। अब पंजाब का मैदान, पंजाब का जो क्षेत्र है, मैदानी भाग के बारे में कर रहे हैं। पंजाब का मैदान जो है झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास नदी से बोलता है। पंजाब के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब ये बारी बारी दोआब लिखा है, तो इसे याद रखना, रावी और ब्यास, है ना, इसको लिखना चाहिए रावी, रावी दोआब। तो बारी दोआब है, तो यानी बारी और ब्यास, बारी ब्यास बोल रहे हैं, ब्यास और सतलज। और एक और होता है बिस्ट, शायद बिस्ट दोआब लिखा हुआ है, बिस्ट दोआब, तो बिस्ट से हो जाएगा यही ब्यास नदी और सतलज नदी। बिस्ट में क्या हो जाएगा, सतलज नदी होगा। और बारी में ही रावी और ब्यास था, ठीक है। दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के मध्य स्थल को दोआब बोला जाता है। अब विशाल, अब दूसरा हिस्सा जो है कौन है, राजस्थान का मैदान है, जो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। बालू का स्तूप निर्मित वहाँ पड़ता है। सांभर, दीवाना, डिडवाना, जिससे खारे पानी मिलती है। ये सब क्या है, सांभर झील, दीवान झील और डिडवाना झील, सरना। उसके बाद देखो बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या है, देखो बालू जमा हो जाता है ना, वही बालू का स्तूप है। मरुस्थलीय या रेतीली प्रदेश में जब हवा चलती है तो क्या होता है, बालू के टीले की तरह बन जाता है, उसको बालू का स्तूप बोलते हैं। मतलब ये बालू जो होता है ऐसे ऐसे जमा होने लगता है, ऐसे ऐसे जमा होने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, बालू का टीला बोलते हैं, ये बालू का स्तूप बोलते हैं। बालू का स्तूप प्रायः समूह में मिलते हैं, जिन्हें स्तूप समूह या स्तूप श्रृंखला कहते हैं। मतलब बहुत सारा बालू का एक जगह थोड़ी मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा एक ही जगह पर। अब ये गंगा का मैदान और मध्यवर्ती मैदान देखेंगे, तो मध्यवर्ती यानी बीच के भाग का मैदान को गंगा का मैदान बोलते हैं, जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भागों में पश्चिमी बंगाल में भी पाया जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ लिखा गया 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान, निचली गंगा मैदान। अब ऊपरी गंगा का मैदान में देखेंगे तो ऊपरी गंगा मैदान में शिवालिक, पश्चिमी एवं यमुना नदी के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार भी बोला जाता है। मध्यवर्ती गंगा मैदान में देखेंगे तो इसकी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब इसके उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में रोहतास, छोटा में नागपुर पठार और पश्चिम में 100 मीटर की अपेक्षा रखा है। और लिखा है निम्न गंगा का मैदान, या इसका विस्तार जो शिवालिक गिरिपथ से लेकर दक्षिण पश्चिम बंगाल के तक है, पश्चिम बंगाल का तक है, यानी बंगाली खाड़ी तक है। छोटा नागपुर का सीमावर्ती बांग्लादेश के सीमाओं तक 80,968 जो है सेना उसकी खड़ा हो चुकी थी। ब्रह्मपुत्र मैदान जो है, ये ब्रह्मपुत्र मैदान जो पूर्वी साइड में, उत्तर पूर्वी साइड में है, ब्रह्मपुत्र मैदान में जाता है, इसको असम का मैदान बोला जाता है। 720 मीटर की लंबाई का विस्तार है, ठीक है। इसे छोड़, है ना, मैदान भाग के पश्चिमी भाग को छोड़ सभी मुद्दे ऊंची पहाड़ियाँ भी है, ठीक है। मैदानी भाग को छोड़कर सभी और ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो इसके द्वारा जो नदी द्वीप बनाई थी, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस भी आप जानते हैं, जब ब्रह्मपुत्र नदी आता है तो आसाम में यह द्वीप का निर्माण करते हैं, क्योंकि कभी इधर मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो बीच में जो नदी का जमीन मिलता है उसको बोलते हैं नाव, तो क्या बोलेंगे भैया, माजुली द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी और इस साइड में भी नाव वगैरह चलती है। माजुली द्वीप है ना, मतलब वो द्वीप हो गया जिसके चारों तरफ पानी है, इधर पे भी नाव चलती है, क्योंकि ये अच्छा खासा चौड़ा नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं के उपस्थिति के कारण बनता है। नदी द्वीप मतलब क्या होता है, बालू रोधिका मतलब बालू जमा हो जाएगा ना, तभी ना द्वीप का निर्माण होगा, ठीक है। वही चीज़ समझाने की कोशिश किया। आगे जाइए, यहाँ देखिए, अब लिखा है यहाँ भौतिक आकृति को विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को बांटा गया, भांवर, तराई, अवांगर और खादर में। भांवर किसे बोलते हैं, भांवर देखो क्या बोलेंगे, सिंपल समझो, जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया ना, पहाड़ी क्षेत्र का यह पत्थर टूट टूट के यहाँ आकर जमा हो गया, क्या हो गया भैया, जमा हो गया पहाड़ी क्षेत्र में, ये पहाड़ क्या हो गया, जमा हो गया, और इसके ऊपर ऐसे मिट्टी जमा है, तो हम लोग पता नहीं चल रहा है। जब ग्लेशियर से पानी जब नीचे आते हैं ना, तो इसी के अंदर घुस जाता है, इसी के अंदर क्या हो गया भैया, घुस गया, उसी को बोलते हैं लोग भांवर। ये कितना बार बताया, इसी के अंदर ऐसे घुस गया पानी आने के बाद, और जहाँ तहाँ से, यहाँ से कभी कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कहीं कहीं से निकलेगा और निकल के नदियों का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं भांवर। किस क्या बोलते हैं भैया, उसी को भांवर बोलते हैं। एक मिनट, स्क्रीनशॉट का आ रहा है भैया, हो गया, आगे जी, ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये भागर वही भाबर के बाद बोल रहा है, भाबर के बाद गिरिपद जो मतलब गिरिपद मतलब पहाड़ का जो निचला पैर बोलते हैं उसी शिवालिक का गिरिपद लिखे हुए किया है। शिवालिक पहाड़ की 6 से 18 किलोमीटर की जो पट्टी सड़की है ढाल के अचानक कमी होने के कारण यह नदियाँ जो होती है धीरे जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कंकड़ बंजरी और क्या होता है गोलासम इत्यादि का निक्षेप जमा होता है, उसको भावर कहते हैं। मतलब वही कचरा वगैरह के जमा हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, भावर बोलेंगे, ठीक है। भावर प्रदेश कहलाता है। अब ये कंकड़ और पत्थर किसको बोलते हैं, कंकड़ पत्थरों की अधिकता होने के कारण इसकी जो क्या होती है पारगम्यता पाई जाती है। पारगम्यता मतलब ऐसे गैप दिखेगा, इसी छोटी छोटी नदियाँ इसमें क्या होती है ग्रुप विलुप्त हो जाती है, ऐसे मतलब इसमें क्या होती है छोटी छोटी नदी इसी में गैप हो जाता है, ठीक है। और जो है तो ऐसे जगह मिलता है तो निकलता है, ठीक है। अब ये तराई क्षेत्र मतलब होता है कि जो दलदली जमीन होता है, जैसे नदी बार बार आने से क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये पहाड़ ऐसे बना हुआ पहाड़ बना हुआ है और इसका जो क्षेत्र है ना यहाँ पर नदियाँ बार बार निकलती है, ये नदी निकला ये नदी निकलती है, ये क्षेत्र क्या रहेगा हमेशा गीला गीला रहेगा, उसको बोलेंगे तराई क्षेत्र। सिंपल दलदली क्षेत्र होता है 15 से किधर गया भैया 15 से 30 किलोमीटर जो चौड़ी क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब ये बांगर क्षेत्र है। बांगर में कई बताओ कि नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती है और यहाँ पे लाके छोड़ दी है और अगले साल से नदी वहाँ जा ही नहीं रही है, नीचे आ गया। तो ये मतलब फिर 4-5 साल बाद फिर नदी यहाँ पड़ा है। मतलब जो पुरानी मिट्टी है उसको बोलते हैं बांगर और वो जलोढ़ मिट्टी मतलब बताओ उपजाऊ मिट्टी जो नदी द्वारा बनाई गई है, लेकिन पुरान हो गई है तो बांगर और नया रहेगी तो खादर बोलेंगे, ठीक है ना। नदी वेदिका द्वारा बनती है, निर्मित होती है और इसमें कंकड़ मात्रा होती है ना बड़ा बड़ा होगा, ये देखिए इसमें कंकड़ की मात्रा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इसको स्थानीय भाषा में बांगर को क्या बोलता है कंकड़ भी कहा जाता है, ये देखना कंकड़ ये मिट्टी बोला जाता है। अशुद्ध कैल्शियम की कार्बोनेट की यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब ये खादर मतलब होता है हर साल उसको नया नया पानी मिल जाएगा, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोलेंगे, हर साल उसको नया मिट्टी मिल जाएगा इसीलिए उसको खादर बोलेंगे। अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र को समझेंगे। लगभग चैप्टर समाप्त होने का कगार पे आ चुके हैं, 2-3 पेज और बचे हुए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र आप सभी को पता है कि हम लोग के ये पश्चिमी साइड में है, ये वाला हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ का, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है यहाँ एक कच्छ के रण के मैदान पाई जाती है। कच्छ के रण का मैदान जो है ये समुद्री के निक्षेप से उज्जमन से बना हुआ है, यानी पहले उस एरिया में क्या था है ना, मान के चलो कि ये जो नीचे आ गया ये क्या गया, ये वाला जो समुद्र है ना, ये समुद्र का पानी यहाँ तक फैला हुआ था, तो इसी के नीचे तंत्र में नहीं होता है, तंत्र पानी लगा रहता है, उसी को उज्जमन से बना हुआ कच्छ के रण, ठीक है। देखो कच्छ के रण का मैदान, ठीक है। आ गया जी विशाल भारतीय मरुस्थलीय और राजस्थान का मस्तान या थार मरुस्थल कहा जाता है, यानी राजस्थान का मरुस्थल बोलेंगे, थार मरुस्थल बोले, एक ही बात बोले। इसी थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान बोलते हैं, आपको सभी को बता चुका हूँ पहले। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 640 किलोमीटर जो है इसकी विस्तार जो है फैला, और औसतन में 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और इसका क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर है, ठीक है। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, बालू के टीले से ढका हुआ क्षेत्र है ना, तरंगित मैदान वगैरह अच्छे दिखता है, ठीक है। यहाँ लेकर वार्षिक जो वर्षा जल जो है बहुत ही कम होता है, वही मनसूरा में बहुत ज़्यादा हो रहा था, 1187 सेंटीमीटर था, याद रखिएगा। उसका देखेंगे तो लूनी नदी 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। भारत में अंतःस्पद स्थलीय प्रवाह से नदी बनाई, यही क्वेश्चन पूछा था। ये निम्न में से अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। भारत में अंतःस्थलीय क्या भैया प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन, तो लूनी नदी, याद रखिए। ये नदी अजमेर से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये क्या होती है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सुरसुरी, बूंदी, सुकरी, जवाई इसकी सहायक नदी थी। देखिए इसकी सुरसुत्ती जो है, बूंदी जो है, सुकरी जो है, जवाई जो है, ये सब की किसकी सहायक नदियाँ है, लूनी की। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, ये जो क्षेत्र था तो मेसोजोइक के समय में ये समुद्र का हिस्सा था, ठीक है। यहाँ के चट्टान और ये चट्टान वगैरह को देखने से यही पता चलता है कि ये समुद्री का वो एरिया था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बरखान यानी अर्ध चंद्रकार बालू का टीला, तो अर्ध चंद्रकार बालू का टीला, अर्ध चंद्रकार मतलब होता है आधा चांद की तरह, ठीक है, आधा मतलब ऐसे, उसी को बोलते हैं बरखान। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, निम्न में से बरखान किसे कहते हैं, तो जो अर्ध जैसे बालू है ऐसे बन गया अर्ध चंद्रकार, ठीक है ना, अर्ध चंद्रकार बन गया तो उसको बोलेंगे बरखान बोलेंगे, ठीक है, समझ गया। आगे चलते हैं, किधर गए हो भाग क्यों रहे हो, इधर आ जाओ।
उसके बाद लेकिन लंबवत टीले है ना, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीपता में प्रमुख पाई जाती है। जैसलमेर राजस्थान के बरखान समूह में देखे जाते हैं। यानी जैसलमेर राजस्थान के जो जैसलमेर जो है राजस्थान का बड़ा शहरों में से एक है, वहाँ पर बरखान के समूह देखे जाते हैं। बरखान मतलब अभी समझ आएगा किसे बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, सिंधु की ओर ढाल वाली ऊपरी भाग और कच्छ की रण की ओर ढाल वाला दो दक्षिणी भाग है। मतलब कि सिंधु साइड में की ओर जो ढाल है उसको उत्तरी भाग बोलेंगे, और वही कच्छ के रण में बोलेंगे तो दक्षिणी भाग है। मरुस्थलों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यहाँ लिखा है यह अंतःस्थलीय प्रवाह का एक उदाहरण है। यहाँ की नदियाँ झील या प्लाजा में मिल जाती है। ये प्लाजा मतलब प्लाया मतलब प्लाजा बोल रहा हूँ, प्लाया मतलब होता है झील मतलब प्लाया एक खारा जल जो होता है उसका खारा होता है जिसमें नमक बनता है, ठीक है। मतलब अत्यंत, जैसे हम लोग ये चौड़ होता है ना, जैसे बोलते हैं लोग कि चौड़ टाल, ठीक है कि नहीं, तराई क्षेत्र, उसी तरह राजस्थानी इलाका में जो होता है उसको प्लाया बोलते हैं, ठीक है। प्लाया जैसे पानी बना पड़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा एरिया में। नमक वहाँ पर खेती होती है खूब, नमक खेती मतलब कि नमक उत्पादन होता है, ठीक ठाक, ठीक है। अब ये तटीय मैदान मतलब क्या कर रहा है, तटीय मैदान मतलब बोल रहा है इस वाले तट की बात कर रहा है, यानी ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात कर रहा है, उसको समझते हैं। उसको बाद आगे आगे आएंगे, नीचे आएंगे। प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, दोनों तरफ के किनारे हैं, पूर्वी और पश्चिमी किनारे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के, ठीक है। और ये दोनों साइड के देखेंगे तटीय मैदान के। नीचे आएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ लिखा है कि भारत की जो तटीय है वो 61 है, क्योंकि ये मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। जो उसका मुख्य भूमिका है ना, यहाँ से मतलब घूमते आएंगे यहाँ तक 61 किलोमीटर है, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला देंगे तब जाकर 75 16.6 हो जाएगा, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट तटीय मैदान में बटा हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, और पश्चिमी घाट की तरफ अरब सागर है, ठीक है। और इसके उत्तर में कच्छ के रण है, मतलब और ऊपर जाएंगे तो कच्छ के रण मिल जाएगा पश्चिमी घाट से, ठीक है। गुजरात साइड में, दक्षिण साइड में कन्याकुमारी है, ठीक है, केप कैमरून बोलते हैं। गुजरात के मैदानी भाग को छोड़कर पूर्वी क्या बोलते हैं उसको, पूर्वी तटीय मैदान कम चौड़ा है, ठीक है। गुजरात के मैदानी भाग को छोड़कर जो ये मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ समझिए। कह रहा है कि ना, ये यहाँ है पहाड़, ठीक है, और यहाँ पर है पूर्वी घाट पहाड़। ये जो है ना कम चौड़ा है, ये दिख रहा है कि नहीं, पतला है ये, और ये जो है चौड़ा अधिक है। तो यानी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ है ना, जो तटीय मैदान है वो चौड़ा कम है ना। अब यहाँ इसकी चौड़ाई जो है, इस मैदान की औसतम चौड़ाई जो है 65 किलोमीटर मात्र है। और पश्चिम पूर्व साइड में देखेंगे, यानी पश्चिम पूर्व मतलब होता है कि नीचे की तरफ में देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, है ना, पश्चिम से ये पूर्व जाएंगे तो 10 से 80 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका अधिकतम चौड़ाई जो है गुजरात नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर है, जहाँ नर्मदा नदी जहाँ गिरती है जिस गुजरात में, वहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान का जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है ना, पश्चिमी तटीय मैदान जो है जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण, मतलब ये इसका तटीय मैदान जो है बराबर पानी में डूबल रहता है, ठीक है। ऐसा विश्वास है कि ना पौराणिक शहर द्वारिका यानी किसी समय पश्चिमी तट मैदान की भूमि पर स्थित था जो कि पानी में डूब गया। और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये द्वारका जो कृष्ण नगरी जो है उसके नीचे जो है गए थे मोदी जी देखने के लिए, समुद्र के नीचे जाके देखे थे, ठीक है। तो पूछेगा कि द्वारिका जो है पौराणिक शहर द्वारिका निम्न से किस घाटी की तरफ था, तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा इस तरफ था, ठीक है, जो डूब गया। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी घाट की जो संकीर्ण पट्टी की मात्रा जो प्रोते बंदरगाह विकास की प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रधान, मतलब क्या उस एरिया में पानी जो है खूब लगल रहता है और वहाँ घाट जो है इसीलिए वहाँ बंदरगाह बनाने के लिए सूटेबल मतलब जगह है। एक्चुअली में होता है क्या ना, जो जगह जो होता है ना ऐसे से कटल छटल रहता है पूरी तरह से, ऐसे से बना रहता है, तो वहाँ बंदरगाह बनाना आसान होता है क्योंकि इस एरिया में क्या होता है आसानी से इसे घेर लेंगे, चाहे इस एरिया में घेरें, यहाँ जहाज ला कर रोक देंगे तो क्या होगा, लाहौर के पानी जो है से थोड़ा सा शांति मिल जाएगी क्योंकि समुद्र का लहर बहुत भयानक रहता है। तो इस साइड जहाज लेके जाता। अब पतला नहीं होता, बहुत अधिक चौड़ा होता है, हद से ज़्यादा दिखमो नहीं करेगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो मैप बनाते रहता है, पता चल जाता है कि नहीं। आगे आ जाइए। गुजरात के लिखा है गुजरात तट से लेकर दक्षिण के पश्चिम केरल का तट में इसको 4 भागों में बांटा गया। अब देखो पश्चिमी घाट को 4 भागों में बांटा है। पहला तो गुजरात का मैदान, पहला क्या भैया, ऊपर वाला साइड गुजरात का मैदान, ठीक है। गुजरात के कच्छ रण से काठियावाड़ क्षेत्र को इसको कच्छ रण का मैदानी भाग बोलते हैं, ये उज्जमन से बना हुआ है ना। उसके बाद अगला आएगा तो देखेंगे तो कोंकण तट, उसके नीचे क्या हो जाएगा भैया, कोंकण तट। यहाँ दिया हुआ इसका मैप, यहाँ दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा बढ़िया से आपको दिख जाएगा, ठीक है।
क्या दिखा है, कोंकण तट, ठीक है। कोंकण तट कहाँ से आ जाएगा, दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक आ जाएगा, मतलब दमन से लेकर गोवा तक आएगा, दमन एंड दीव जो है और यह गोवा तक है, इसको बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला तट को बोलते थे गुजरात का मैदान, ठीक है। अब आगे जी, उसके बाद आएंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर दमन से लेकर और ये वाला ये एरिया तक, यहाँ तक आ गया, ये हो गया कोंकण तट हो गया, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो अब यहाँ देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि साफ से क्लियर से दिखे आप लोग को। लिखा है 180 किलोमीटर में सबसे अधिक लंबी वेम्बनाड झील ऐसा ही एक अनूप है जिस पर कोच्चि बंदरगाह है। पहली बात कि वेम्बनाड झील केरल में है, ठीक है। और 180 किलोमीटर लंबी वेम्बनाड झील, अब देख रहे हो जो बोले ना ऐसे जो एरिया आता है बहुत ही लंबा है, ठीक है। और ये झील जो है ना 180 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। बताओ कितना किलोमीटर हो गया, कितना ज़्यादा हो गया है कि नहीं है। और यहीं पर बंदरगाह नाम है कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरल में, और वेम्बनाड झील भी केरल में है, ठीक है। यहाँ वही चीज़ का था, ठीक है। इसको देखते हैं, है ना। कोंकण तट आ गया, कोंकण के बाद कर्नाटक आ गया। पहला था गुजरात का मैदान, दूसरा था कोंकण जो गोवा तक था। गोवा के बाद आएंगे तो कर्नाटक में क्षेत्र में 525 किलोमीटर के और 8 से 24 किलोमीटर चौड़ी है, जो गोवा के दक्षिण तक कर्नाटक, यानी गोवा के बाद गोवा से कर्नाटक तक कर्नाटक या इसी को कन्नड़ तट बोला था, कर्नाटक तक या कन्नड़ तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक। और कर्नाटक ऊपर में यानी गोवा से ऊपर जो था गुजरात तक था वो था कोंकण तट, ठीक है। याद रखिए कोंकण, उसके बाद कर्नाटक या कन्नड़, अब ये मलबार तट, जो कि मलबार तट जो हो जाएगा कर्नाटक से लेकर केरला के नीचे तक आ जाएगा मलबार तट, ठीक है। तो ये कर्नाटक यानी मंगलुरु के दक्षिण नीचे जाइएगा तो तमिलनाडु के तटीय भाग तक आइएगा तो वो मलबार तट 550 किलोमीटर, 20 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। और इसके तटीय भाग जो अधिक लंबे और सरकरे यानी पश्च जल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी बैक वाटर पाए जाते हैं, जिसे केरल में कयाल एक प्रकार के लैगून कहा जाता है, जिसे केरल में क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। पश्च जल मतलब होता है किसी पानी ऐसे छुपल रहता है, वही वाला एरिया हो गया, पश्च जल पाया जाता है, ठीक है। और इसको और केरल में इसको क्या बोलते हैं भैया, कयाल बोलते हैं, एक प्रकार का लैगून हो गया। लैगून झील वही होता है जिस एरिया में पानी आराम से जमा हो गया और वो क्षेत्र जमा हो गया, ठीक है। जैसे ये ऐसे इस एरिया के इस तरह कटा छटा है तो ये जमा, जैसे समुद्र का पानी इधर आ रहा है और ये ब्लॉक हो गया एरिया, तो क्या हो गया, झील बन गई कि झील गई, इसी को लैगून झील बोलेंगे। तो केरल में इसको स्पेशल नाम रख दिया लोग, कयाल। तो कहेगा कि कयाल प्रकार का झील जो कहाँ पाई जाती है, तो केरला में पाई जाती है, जिसे पश्च जल भी बोला जाता है, ठीक है। पश्च जल मतलब बैक वाटर, पीछे वाटर है, ठीक है। अब यहाँ कयाल दिखा, मलाबार तट के पश्चिमी स्थलाकृति है जहाँ मछली पकड़ने के लिए अस्थिल है और नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब अंतः स्थलीय जगह जहाँ मछली पालन भी कर सकते हैं और नाव भी चला सकते हैं। समुद्र में थोड़ी नाव चलाइएगा, समुद्र में तो दहा जाइएगा नाव चलाते चलाते, है कि नहीं। अब यहाँ ये ज्वार नदी या एस्चुरी का निर्माण करती है, इसका मतलब क्या है, असल होता है क्या है कि जब पहाड़ों के बीच में से नदियाँ निकलती है, इस नदियाँ जो होती है तो अपने मिट्टी साथ नहीं ले जा पाती। अब पहाड़ के बीच में से मान के चलिए पहाड़ के बीच में से नदी निकल रही है तो उसको मिट्टी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहाड़ में खाली उसको पत्थर मिलेगा ना, अऊ का करेगी, पत्थर का छोटे टुकड़े ले जाकर ऐसे गिरा के वहाँ पर क्या करिए, पत्थर के जमा कर दे, जिसको ज्वार नद या एस्चुरी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा ज्वार नद के निर्माण कौन नदियाँ करती है, तो नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि वो सतपुड़ा, विंध्याचल और ये अजंता के बीच में से निकलती रहती है, इसीलिए। आगे आएंगे तो यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कंडला, मझगांव, जवाहर नेहरू, जिसको नुआसुआ बंदरगाह कहा था, मुंबई में मुर्मुगुआ तो गोवा, ये मुर्मुगुआ जो गोवा में है, ठीक है। मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में है, ठीक है। और ये नुआसुआ जो बंदरगाह है ये कांडला तो गुजरात में हो जाएगा, मझगांव जो हो जाता है गुजरात नीचे हो जाएगा, और मझगांव जो काफ़ी फेमस है, दोनों बंदरगाह। जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में आ जाएगा, ठीक है। और मुंबई बंदरगाह एक स्पेशल खुदे बंदरगाह है मुंबई। मुर्मुगुआ गोवा में बंदरगाह है, ठीक है। और ये सब फेमस बंदरगाह। मंगलौर जो है ये कर्नाटक में हो जाएगा और कोच्चि तो केरला में बंदरगाह, ये सब बंदरगाह का नंबर है। अब बंदरगाह वहीं संभव होता है, अभी बोला जिस एरिया में इस तरह का रहेगा तो इसका अंदर वाला जहाज जाने का एरिया रहेगा तो इसको बंदरगाह बोलेंगे। और इसको जूम करके देखा जाएगा ना, तो एक्चुअली में जब जूम करके देखा जाएगा तो ये जो जगह हो जाएगा पूरा जूम करके दिखेगा तो पता चलेगा कि जब ऐसे पूरा ये वाला ऐसे एरिया है, ठीक है, ऐसे पूरा एरिया ऐसे ऐसे से बना हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा एरिया, ये सब क्या है, बंदरगाह बन जाता है, ठीक है। अब ये पूर्वी तटीय मैदान के बारे में समझिए। पूर्वी तटीय मैदान को देखेंगे, पूर्व साइड के तटीय मैदान को एक एक करके देखा जाएगा। तो पूर्वी घाट के जो होती है पूर्वी तटीय मैदान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला एरिया में, मतलब इस साइड में कौन सा आ जाएगा, मैप जानते होंगे, ये पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये सब है इधर पूर्वी घाट के समय में की तरफ में, ठीक है।
अब इसका जो है, इसका नाम जो है पूर्वी घाटी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार, मध्य में इसको गोलकुंडा और दक्षिण भाग में इसको कोरोमंडल बोलते हैं। यानी कि ये जो नीचे वाला आया इसको बोले कोरोमंडल, उसके बाद से मध्य का गोलकुंडा वाला भाग और ये उत्तरी सरकार, यानी कोरोमंडल मध्य भाग, और मध्य भाग को बोलेंगे गोलकुंडा, ये सबसे नीचे वाला भाग को कोरोमंडल, ये गोलकुंडा, ये कोरोमंडल, और ये हो जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो पश्चिम के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा चौड़ा है, 120 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है ना। अब उसके बाद ये बंगाल खाड़ी साइड में है ना, ये पता ही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और है ना पोताश्चर्य कम है। उभरा तट मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में ये सीधा सीधा होता है, थोड़ा ना ज़्यादा कटी छटी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बंदरगाह कम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब उसी में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे तो चिल्का जो झील है, या इसी मैदानी भाग में चिल्का उड़ीसा और पुल्लिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में लैगून झील है। देखो चिल्का झील है उड़ीसा में जो महानदी द्वारा बनती है, पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश में है जो तमिलनाडु की सीमा पे है, और दो क्या है लैगून झील है। लैगून झील उसको बोलेंगे जो समुद्र किनारा होगा, क्योंकि लैगून झील हमेशा खारा होता है। आगे जी, चिल्का महानदी डेल्टा दक्षिण, चिल्का नदी जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में, यानी महानदी जो डेल्टा बनाती है ना, महानदी आई डेल्टा के निर्माण की, और उसके जस्ट दक्षिण में क्या है चिल्का है। चिल्का जो झील है वो चिल्का झील है। ठीक है, जबकि पुल्लिकट झील जो है चेन्नई में है। पुल्लिकट झील कहाँ भैया, चेन्नई नगर में है, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में चल गया। गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा कोल्लूरू झील से स्थित है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है कोल्लूरू झील है ना, उसी के दक्षिण में स्थित है ये भी। ठीक है, इस प्रकार कोल्लूरू झील एक डेल्टाई झील है। कोल्लूरू झील क्या है, डेल्टाई झील है। और चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सोचेगा, चिल्का झील, और सबसे बड़ी लैगून झील कौन सोचेगा, तो याद रखना चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून और एवं खारे पानी का झील हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे जी, अब ये उत्कल मैदान या आंध्र प्रदेश मैदान और तमिलनाडु का मैदान देखते हैं। उत्कल मैदान ये उड़ीसा के से 400 किलोमीटर वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी उड़ीसा वाला जो मैदान है उत्कल मैदान बोलेंगे, जो कि 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मैदान तो आंध्र प्रदेश का मैदान बोलेंगे, जो पुल्लिकट झील के है ना क्षेत्र में है। ठीक है, उसको तमिलनाडु का मैदान तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, द्वीप समूह देखेंगे तो द्वीप समूह मालूम है कि जिसके चारों तरफ से पानी हो उसको बोलते हैं द्वीप, यानी वैसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ से पानी हो। अब नदी द्वारा भी द्वीप बनता है, समुद्र द्वारा द्वीप बनता है। समुद्र द्वारा द्वीप हम लोग के भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये क्या बोलते हैं लक्षद्वीप, उसके बाद दमन द्वीप था। ठीक है, तो वो तो ऊपर वाले क्षेत्र में चला गया था। ठीक है, अब उसके बाद से अगर नदी द्वारा बना जाता है तो माजुली द्वीप है सबसे बड़ा, जिसको बोलेंगे भारत में 1200 मतलब 56 को द्वीप है, जो बंगाल खाड़ी और अरब सागर में है, दोनों साइड में है। ठीक है, आगे जी यहाँ पर देखेंगे इसके अतिरिक्त गंगा सागर महानदी डेल्टा द्वारा द्वीपों का निर्माण करती है, मतलब छोटे छोटे नदियों द्वारा द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, द्वीप को दो भाग में बटा है, एक बंगाल खाड़ी का द्वीप, एक अरब सागर का द्वीप। ठीक है, अब बंगाल खाड़ी के द्वीप में देखेंगे तो 572 को द्वीप है। ठीक है, इसमें 36 को द्वीप जो है आबादी है, और बाकी जो है बेकार है, मतलब 36 को द्वीप आबादी होगी, और 572 में 36 को देखेंगे तो आबादी, और 36 को जो है बिना आबादी वाला, जो कि एनसीईआरटी में और बिहार बोर्ड वाला में भी दिया हुआ है। इसी तरह 572 द्वीप है बंगाल खाड़ी में, 36 को द्वीप पर आबादी है, बाकी 536 को जो है वो बेकार बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 14 डिग्री तक है, 6:45 से 14 और 92 से लेकर 94 तक है। याद रखना किसकी बात कर रहा है, बंगाल खाड़ी पे बात कर रहा है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है। ठीक है, आज ही उसको देखेंगे तो रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप है। याद रखना बंगाल खाड़ी में 2 को द्वीप है बहुत फेमस है, रीची और लबरी और रीची दोनों है सब बंगाल खाड़ी में, लबरी है और रीची भी है। ठीक है, अब आइए बंगाल खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर की दक्षिण को फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम से जाना जाता है, जिसको अभी बोला। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल से काटता है। ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अंडमान द्वीप समूह को दक्षिणी निकोबार से बांटता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग, एक दूसरे को अलग करता है। ठीक है, यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह जो है निजमित है ना, निजमित मतलब क्या होता है, डूबे हुए पर्वत श्रेणी का शिखर है। ठीक है, जैसे कि कई बार बताया ये हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा अराकाम, ये हिंदुकुश, उसके बाद हिमालय, और ये नीचे आएगा अराकाम योमा, और बीच में ये जो डूब गया है और डूबने के बाद फिर उगा है, तो ये कहलाया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी बोला था नियमजित। ठीक है, आधे ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है,
आगे आएंगे तो बंगाली खाड़ी की द्वीप पे म्यांमार की नियमित टर्सरी पहाड़ पर्वतीय अराकम यमा, वही अराकम यमा जो बोल रहा हूँ हिमालय पर्वत का हिस्सा है, जो कि हम लोग को भारत और म्यांमार से अलग करता है। ये पहाड़ उसी का भाग है, ठीक है। उसके बाद ये समुद्र तल में 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 750 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा। इस प्रकार ये द्वीप जो है नियमित भूमि का अवशेषी भाग है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह रहा है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, तो सैडल चोटी याद रखिएगा, है ना। उसके बाद से माउंट है ना डिओली मध्य अंडमान स्थित है, और माउंट कोयबे जो है ये दक्षिण अंडमान स्थित है, और माउंट लुथियर जो है ये ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो लुथियर जो है माउंट ग्रेट लुथियर जो है निकोबार में, और ये तीनों जो है ना, तीनों कौन सा, सैडल चोटी है ना, डिओ वैली और कोयबे, ये सब अंडमान पे है। उसके बाद से पोर्ट ब्लेयर देखेंगे, इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, ठीक है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर इससे संपूर्ण संघ क्षेत्र का राजधानी है। अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो मध्य अंडमान द्वीप है, मध्य अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा इसे याद रखिएगा द्वीप वही है, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे द्वीप में बटा हुआ, देखो इस तरह है, फिर यहाँ है ना, फिर यहाँ ऐसे बड़ा द्वीप है, फिर ये दोनों अलग होता है निकोबार से, फिर निकोबार ऐसे। तो ये अंडमान निकोबार जो है ना बटा हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। अब ये लिखा दक्कन पास द्वारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान अलग होता है, यानी ये नीचे वाला अंडमान और ये ऊपर वाला अंडमान, ये दोनों अलग हो रहा है दक्कन पास द्वारा। और निकोबार से तो 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ ये तो पूरा मैप दिया हुआ है, यहाँ समझिए। यहाँ देखिए लघु अंडमान में क्या भैया, लघु अंडमान में बैरन द्वीप है। ये देखिए बैरन द्वीप जो है ये ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये भारत की नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि दक्षिण एशिया में, पूरे एशिया में दक्षिणी भाग में देखेंगे तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछेगा कितना दूर है, तो 135 किलोमीटर दूर है राजधानी से, ठीक है। किसकी राजधानी से, तो अंडमान निकोबार की राजधानी से, ठीक है। ये ज्वालामुखी का प्रवाह उद्गम 1787 में हुआ था, मतलब 1787 से ये उसमें से आगे निकल रहा है, मतलब मैग्मा निकल रहा है। उसका नारकोंडम जो शुष्क ज्वालामुखी है, नारकोंडम एक ज्वालामुखी जो शुष्क है, जो शांत रहता है, मतलब कब ना कब फिर इसमें से निकलेगा, वो कि लघु अंडमान के द्वीप पर है, ठीक है। यानी लघु अंडमान पर बैरम और नारकोंडम दोनों है। बैरम जो है जागल है, नारकोंडम सुतल है, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग यानी सबसे ऊपर वाला भाग बोलेंगे अंडमान निकोबार के, तो इसको बोलेंगे लैंडफॉल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी भाग बोलते हैं निकोबार का, तो वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कोको जलमार्ग जो है म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। अब यहाँ जो है ना ये कोको द्वीप था, वो भारत का ही था पहले, उसको दे दिए जवाहरलाल नेहरू गिफ्ट में दे दिए म्यांमार को, ठीक है। यहाँ से ये हो गया म्यांमार शुरू, और यहाँ हो गया कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप के बाद ये अंडमान निकोबार हम लोग का शुरू है। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी भाग लैंडफॉल जो है, इसके बीच के जो अगर बोला जाएगा किस एक दूसरे से अलग होता है तो उसको कोको द्वीप बोलेंगे, ठीक है। कोको मतलब जलमार्ग बोलेंगे, कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। यहाँ ये सैडल पिच दिया हुआ है, सैडल पिच उत्तरी अंडमान में है। माउंट लियोवेली और माउंट कोयोबो ये सब क्या है, माउंट लियोवेली जो है मध्य अंडमान में, ठीक है। और माउंट कोयोबो जो है दक्षिण अंडमान में, और माउंट हेरियट जो है दक्षिण अंडमान में ही है, और माउंट लुथियर जो है ग्रेट निकोबार में। तो लुथियर क्या देखिएगा ग्रेट निकोबार में, और सैडल पिक क्या देखिएगा उत्तरी अंडमान में, ठीक है। उत्तरी सैडल पिक जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखिएगा सैडल पिक जो है सबसे ऊंची चोटी, और सबसे छोटी है हैरियट वाला, ठीक है। हैरी पॉटर जो है ना हैरियट सबसे छोटा है, सैडल पिक सबसे ऊंचा है। अब निकोबार की कहानी समझते हैं। निकोबार के देखते हैं। निकोबार 10 डिग्री चैनल जलमार्ग द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप को, अब 10 डिग्री चैनल द्वारा निकोबार अलग हुआ, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह अंडमान से अलग हो गया। और निकोबार पे जो कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार, निकोबार भी 3 तरह का है, कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। यानी निकोबार भी 3 भाग में बटा था, जैसे वो अंडमान था उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान, और ये दक्षिण अंडमान 3 तरह था। इसी तरह ये भी है कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट, पेगलिनियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। 2004 में क्या हुआ था, ये पॉइंट जो है डूब गया था, क्योंकि समुद्र की लहर आया था, डूब गया था, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लुथियर, ठीक है। लुथियर जो है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ऊपर देखे लो, ठीक है।
और उसका था सैडल पिक अंडमान का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ वायुसेना नौसेना का अड्डे है। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ से जाने की सुविधा हम लोग मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में कुछ अन्य द्वीप भी है। कौन कौन से द्वीप है भैया? कुछ और अन्य द्वीप देख सकते हैं। गंगा सागर द्वारा जो गंगा सागर द्वीप हुगली नदी द्वारा के मुहाने पर स्थित है, यानी हुगली नदी जहाँ का मिलती है वहाँ का गंगा सागर द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न से किस नदी किनारे गंगा सागर द्वीप है? तो हुगली नदी किनारे, या हुगली नदी द्वारा कौन सा द्वीप का निर्माण होता है? तो गंगा सागर द्वीप निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ न्यू मोर द्वीप है जो गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ है। तो न्यू मोर द्वीप किसके मलबों के निक्षेप से बना हुआ है? तो गंगा नदी का, ठीक है। ये अति नवीन द्वीप है, मतलब एकदम नया नया बना न्यू मोर द्वीप, ठीक है, इसीलिए नामों पड़ गया न्यू मोर द्वीप, ठीक है। यह उसको बताएंगे तो यह बांग्लादेश के अधिकतर क्षेत्र में है, ठीक है। ये बांग्लादेश का अधिकार क्षेत्र में है। तो न्यू मोर द्वीप जो किसके कंट्रोल में है? तो बांग्लादेश उस पर कंट्रोल करके रखा हुआ न्यू मोर द्वीप, ठीक है। अब ये पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में, पनम्बर द्वीप, यानी ये भारत और श्रीलंका का एक्चुअली में ना, जो भारत नीचे भाग में आएंगे तो यहाँ से श्रीलंका शुरू होता है, इसके बीच में जो है ना एक छोटा सा द्वीप है, उसको बोलते हैं पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं भैया? पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत श्रीलंका के, और उसी के बीच में से जो रास्ता गया है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, मन्नार खाड़ी, जो कि एडम्स ब्रिज राम सेतु का एक भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी बोला जाता है, जो राम सेतु पुलिस के ही भाग है, ठीक है। अब आ गया हम लोग अंतिम पेज, इसको कंप्लीट करते हैं लोग। श्री हरिकोटा द्वीप याद रखिए, श्री हरिकोटा द्वीप बहुत ही फेमस है। इसरो का जितना भी जो होता है उपग्रह, यहीं से उपग्रह का प्रशिक्षण केंद्र जो है यहीं पे है ना, यहीं से छोड़ा जाता है जितने भी क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह छोड़ा जाता है जो, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह, उसको इसरो का सैटेलाइट यहीं से छोड़ा जाता है। यहाँ लिखा श्री हरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्र भाग में बना, यानी पुलिकट झील है। तो 3 चीज़ें याद रखिए, एक तो हरिकोटा द्वीप, दूसरा यहीं पर एक झील है पुलिकट झील, ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा कि इसरो का जो उपग्रह जो है प्रशिक्षण केंद्र ये वाला है, ठीक है ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी ये फुल फॉर्म याद रखिएगा लो, PRT वाले लो, ठीक है। उसके बाद देखो व्हीलर द्वीप को बाद में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रख दिया गया, व्हीलर द्वीप को, जो कि उड़ीसा में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। ये द्वीप मिसाइल प्रशिक्षण के कारण सदैव चर्चा में रहता है, और ये वर्तमान में इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम को इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था, ठीक है। और यहीं पर रिसर्च करते थे अब्दुल कलाम जी, इसीलिए व्हीलर द्वीप का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया। व्हीलर द्वीप किधर? उड़ीसा में। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये अरब सागर में स्थित, अरब सागर के साइड में द्वीप की बात करते हैं। तो परवाल निक्षेपों से बना, परवाल निक्षेप मतलब होता है परवालों द्वारा बनता है, छोटे छोटे जीव रहते हैं। 9 डिग्री चैनल द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, 9 डिग्री चैनल द्वारा। अब देखेंगे यहाँ लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप जो है इसमें 2 भाग है, मिनिकॉय या अम्निद्वीप। इसका पुराना नाम था ना लकाद्वीप, मिनिकॉय और अम्निद्वीप, याद रखना। अभी लक्षद्वीप और मिनिकॉय अभी भी क्षेत्र है। तो इसके पहले इस द्वीप का नाम था लकाद्वीप, फिर मिनिकॉय, फिर इसका अमीन द्वीप। तो 3 गो नाम से जाना था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। तो याद रखना लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप किसका नाम है? लक्षद्वीप के। पूछेगा लक्षद्वीप का अन्य इनमें से अन्य कौन सा नाम है, या बोलेगा कि लक्षद्वीप का दूसरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन दे दे लक्षद्वीप का निम्न में से अन्य दूसरा नाम क्या है, और सिर्फ दे दे लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप, तीनों दे दिया, और तो समझ नहीं आएगा। ये तीनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों में से एक दे या तीनों दे, आपको लगाना होगा। तीनों देगा तो इनमें से अधिक हो जाएगा। तो 73 में इसको लक्षद्वीप नाम रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 8 डिग्री से 12 डिग्री तक फैला हुआ है। इसका अक्षांश यानी 8, 9, 10, 11, 12 इतना अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। उसके बाद 71, 72, 73, 74 तक इसका यानी कि चौड़ाई जो है, मतलब इस साइड से देखें तो इस तरह, और ये इस तरफ है, ठीक है। लक्षद्वीप इस तरह फैला हुआ है, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है। अब ये जो है ये केरल तट से कितना दूर है? तो 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर, जो सबसे नजदीक का द्वीप मिलेगा छोटा सा वो 280 किलोमीटर है, और सबसे दूर वाला जो द्वीप है वो 480 किलोमीटर है। तो 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है। कौन सा? और ये क्या बोलते हैं इसको? लक्षद्वीप, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर में छोटे छोटे क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। टोटल में याद दिया तो 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे पूरा यहाँ जाएंगे तो लास्ट ही हम लोग का ना 2 से 3 मिनट लगेगा। कावारती लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय, तो पूछेगा इसके प्रशासनिक मुख्यालय कावारती, ठीक है। 9 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होता है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप है जो 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तथा मिनिकॉय है ना 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। याद रखना, ये जो
इसकी प्रशासनिक जो राजधानी कावारा थी वो 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय से लग जाता है, और मिनिकॉय जो है ये मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा लगता है, यानी कि 8 डिग्री और 8 डिग्री पे ये हो गया मिनिकॉय और ये हो गया मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, ठीक है, और मिनिकॉय खुदे लक्षद्वीप से अलग होता है 9 डिग्री पर, जो कि कावारती जिसको बोला जाता है कावारती द्वीप, ठीक है, कावारती द्वीप से, यानी ये हो गया कावारती द्वीप, ये हो गया मिनिकॉय और ये हो गया मालदीव, ठीक है, ये मालदीव हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग हो गया और ये यहाँ पर ये है 9 डिग्री और ये हो गया 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब ये 8 डिग्री चैनल होता है, ये अक्षांश की बात कर, देखो 0 डिग्री क्या होता है, विषुवत का होता है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी तरह 8 डिग्री इसके बीच में से गुजरा है, 8 डिग्री वाला अक्षांश गुजरा है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से, ठीक है ना, मालदीव और, ठीक है, और ये मालदीव के बाद ना कावारती, मिनिकॉय के बाद मिनिकॉय और कावारती, यानी कभी कभी मिनिकॉय और लक्षद्वीप दे देता है तो 9 डिग्री चैनल हो जाता है, ठीक है, जो कि प्रशासनिक राजधानी है ना। उसके बाद देखेंगे तो उसको बताएंगे तो अमीन लक्षद्वीप को उत्तरी भाग समूह अमीन द्वीप और दक्षिणी भाग समूह मिनिकॉय कहते हैं, यानी कि इस उत्तरी भाग को अमीनी द्वीप बोलते हैं और नीचे वाले भाग को मिनिकॉय द्वीप बोलते हैं, जो लक्षद्वीप का ही है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों में 36 द्वीप है, कितना भाई 36 द्वीप है, इसमें से 11 पे आदमी रहते, बाकी पर नहीं रहते। जैसे 572 था अंडमान निकोबार पर, जिसमें से 36 को लोग रहते थे, इसमें मात्र 36 को, इस पर 11 को मात्र लोग रहते, मतलब 11 को लोग, मतलब 11 को द्वीप पर लोगों का निवास है, बाकी पर नहीं निवास है, ठीक है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों को मिनिकॉय का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप इसमें मिनिकॉय है, ठीक है ना। जैसे उस पर था दक्षिणी अंडमान था सबसे बड़ा, ठीक है। आगे आएंगे तो लक्षद्वीप में 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बटा हुआ अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप। अब देखो ये अमीनी द्वीप भी आगे ऊपर बटा हुआ है, किसमें 11 डिग्री चैनल पर अमीनी और कन्नानौर, ठीक है। इस द्वीप समूह पर तूफान और निर्मित पुलिन पाए जाते हैं। इसे पूर्वी समुद्र तट पर आबंद गुट्टिकाय, सीलिंग, गोलासिकाय और गोलासे पाए जाते हैं, ठीक है। और उसको बताएंगे तो आगाती लक्षद्वीप का आगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। पितली द्वीप, यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा द्वीप जो है पक्षी अभयारण्य के लिए फेमस है, तो पितली द्वीप कहाँ है भैया, अंडमान निकोबार में ना होकर लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का वो क्षेत्र है जहाँ पर पक्षी अभयारण्य है, वो द्वीप सिर्फ पक्षियों के लिए है, समर्पित है, तो वो है पितली द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, और यहाँ लिखा था आगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप है जहाँ पर आगाती लक्षद्वीप का मतलब आगाती का ही हिस्सा है पितली द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप समूह सभी द्वीपों मलयालम भाषा बोला जाता है। पूछेगा लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोलती है, क्योंकि केरल की भाषा है मलयालम, ठीक है, इसीलिए उससे प्रभाव वहाँ पर पड़ा हुआ, ठीक है। और ये महल भाषा बोली जाती है, और ये मिनिकॉय द्वीप एकमात्र है जहाँ पर महल भाषा बोलती है। देखो लक्षद्वीप पर सब मलयालम, लेकिन मिनिकॉय में महल भाषा बोलती है, तो भी उसी से मिलता जुलता है। महल देवेही लिपि में लिखा जाता है। अब महल की लिपि कौन सी भैया, तो देवेही, महल देही, महल दे दीजिएगा तो इसी आदमी जिसको लक्ष्य की प्राप्ति रहेगा उसी को मोहल्ला मिलेगा, है कि नहीं। आगे आइए, मूलतः मालदीपीय भाषा, ठीक है। अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप भी है ना। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा द्वीप है, तो सालसेट द्वीप है, जो मुंबई भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। साल्टेप द्वीप पर कौन सा है, मुंबई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा मुंबई जो किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह नगर है। इसकी जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है, और ये अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है, जो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, किस द्वीप पर, तो एलिफेंटा द्वीप पर ना 10 किलोमीटर दूर है, मतलब जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर कौन सा भैया, एलिफेंटा द्वीप है, ठीक है, जो मुंबई में, ठीक है। यानी गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप मुंबई में, ठीक है। और जो गुफा मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पूछेगा एलिफेंटा द्वीप किस लिए फेमस है, तो गुफा मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है। उसको बताएंगे बिलिंगटन द्वीप जो केरल में है, केरल राज्य के कोच्चि शहर में, और 12 किलोमीटर लंबी द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती नदियों को मुहाने पर खाड़िया बेट और अलिया बेट मुख्य द्वीप है। तो एक बार क्वेश्चन पूछता है खालिया बेट और अलिया बेट द्वीप निम्न से किस नदी के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती का। और ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो आधा आदमी के दिमाग चकरा गया था, ठीक है। और यही से क्वेश्चन आता है खालिया बेट और अलिया बेट द्वीप जो है किस नदी के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने बने हुए, ठीक है ना। मैंने उसी के द्वारा, जैसे कैसे नर्मदा नदी के ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप बना है, तो ये खालिया बेट और अलिया बेट मान के चले, माजुली तो फेमस है, सबको याद करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी द्वारा जो द्वीप बनी है उसको भी याद करिए, अलिया बेट और खालिया बेट, ठीक है, खादिया बेट और अलिया बेट, ठीक है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है, ठीक है, जो कि कच्छ रण में स्थित है। सर क्रीक कहाँ भी है, तो कच्छ के रण में। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है, और भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है, ठीक है। और भारत गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत, मतलब कि जो सर क्रीक है यहाँ से पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और भारत का जो कच्छ का रण है और ये गुजरात जो क्षेत्र है, ये दोनों को बीच में क्या है भैया, सर क्रीक है, जो दोनों को बॉर्डर लाइन पर स्थित है, और यह विवादित जगह है सर क्रीक, ठीक है। मुख्य विवाद कच्छ के सिंध के बीच में स्थित समुद्र की सीमा को निर्धारित करती। इस क्षेत्र में भारत का अधिकार है, अभी फिलहाल में भारत का अधिकार है ना। कोरी क्रीक
कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। ये एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी और सीमा निर्धारित करती है। तो कोरी क्रीक और सर क्रीक ये दोनों क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग को बॉर्डर सीमा करती है जो कि गुजरात में है। यहाँ तक हो गया हम लोग चैप्टर कंप्लीट। कैसा रहा चैप्टर आप सभी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते लास्ट में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली है, ठीक है। आप सभी इस चीज़ों को, जैसे आदिया बेट खालिया बेट था, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी द्वारा, बहुत इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिला है ना, आपकी इस एग्जाम से लेकर आने वाले कोई भी एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन खड़े इसमें से देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन सब इसी किताबों में से रहते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होने लगता है, भारी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो क्लास किस तरह लग रहा है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चैप्टर और लाया जाएगा, चौथा चैप्टर, क्योंकि इसमें ये जो बुक है, इस बुक में टोटली बुक में 20 चैप्टर है और पर डे 2 चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि कल मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, आज जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि 10 दिनों के अंदर में हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। और जो हमारा टारगेट जो चल रहा है 10 मई से पहले सिलेबस कंप्लीट, तो वो कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा जो आप लोगों का जीएस के लिए जितना कमेंट आ रहा है बार बार कि जीएस के जो 40 नंबर का बता दीजिए, वो 40 नंबर पर भी चर्चा किया जाएगा। जीएस के जो 40 नंबर है उसमें 8 नंबर जो है मैथ का, 8 नंबर जो है साइंस का, यानी मैथ, और इसके बाद साइंस 8 नंबर करंट इस पर चर्चा किया जाएगा बेजोड़, और उसको पकड़ा जाएगा बड़े बेहतर तरीका से। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।